अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पपीते की बागवानी अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। बंजर भूमि से पैसे कमाना है तो करें लेमन ग्रास की खेती। किसान भाइयों, अभी बागवानी फसलों को लगाने का सही वक्त चल रहा है। अगर आप भी बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो पपीता की खेती कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कम वक्त में फल देने लगता है। ऐसे में अच्छा लाभ लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, इसकी खेती करें। तो आइए पपीते की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर फिजा अहमद से। आप सभी लोगों को हम पपीते की वैज्ञानिक खेती करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में पपीते की खेती करीब 1200 से 1300 हेक्टेयर में होती है और आजकल पपीते की कीमत भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि लोग पपीता के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी, उनके पोषक तत्व के बारे में। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। तो सबसे पहली है कि आपका ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी टिकता ना हो। अगर पपीते में 12 घंटा भी पानी अगर टिक जाएगा तो सारा पपीता का पौधा मर जाएगा। तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पानी न जमता हो। पौधे के चयन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी कौन सी पपीता की वैरायटी लगाई जानी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है रेड लेडी पपीता। उस पपीता की एक खासियत है कि उसका हर पौधा जो है वो उत्पादन देता है। ये ताइवान की वैरायटी है और ये मार्केट में उपलब्ध है। पूसा नन्हा का और पूसा डेलीशियस या पंत पपाया है, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं पंतनगर से मंगवा करके। जब आप बीज का उत्पादन करें तो बीज का उत्पादन या तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, प्रोट्रे में कर सकते हैं, या गमले में आधा भाग मट्टी आधा भाग सड़ा हुआ गोबर मिला करके उसमें बीज डाल देंगे और बीज डालने के बाद ऊपर से वो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाएंगे ताकि इंसेक्ट नए पौधों को इन्फेक्ट न कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा ले जाएं तो एक बार उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, चाहे वो कंटैक्ट हो या सिस्टमैटिक हो, पौधों पे छिड़क दें, तब फील्ड में ले जाएं ताकि वो रिपेलेंट का काम करेगा। जब इंसेक्ट आएगा तो पौधा पे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जहर है, तो पौधा नहीं बैठेगा तो वायरस भी ट्रांसफर नहीं होगा। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर न सके। जब पौधे
20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर आपने पपीता लगाया है, ऊपर से बारिश हो जाती है, तो आप नालान बना करके पानी को तुरंत निकाल दें। पानी का जमना पपीते के लिए जहर के बराबर होता है। और गड्ढा जो है सही समय जो लगाने का है, ये आप फरवरी में के लास्ट में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। पपीता लगाने के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी पौधे से पौधे और उसके रो से रो की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आप पपीता लगाइए। गड्ढे में आप जब गड्ढे खोद लें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट आजकल उपलब्ध है सभी जगह। वर्मी कंपोस्ट करीब 2 से 3 किलो आप उसमें डाल दें और नीचे वाली मिट्टी को फेंक करके ऊपर वाली मिट्टी उस गड्ढे में डाल करके पपीता लगाएं। लगाते समय उसमें करीब 100 ग्राम DAP शुरुआत के दिनों में लगा दें। DAP का काम है जड़ों का विकास करना, इसलिए सबसे पहले DAP 100 ग्राम लगाते समय डाल दें ताकि पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हर महीना करीब 70 से 75 ग्राम यूरिया और करीब पोटाश जो है 100 ग्राम आप हर महीना उस पपीता में डालें। पोटाश का सबसे इम्पोर्टेंट है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फल है जिसको पोटाश की बहुत रिक्वायरमेंट है। खाद की मात्रा 3 बराबर मात्रा में मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीने में देते हैं। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीमारी जो है इसमें वायरस से लगता है। वायरस जब लग जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है और वायरस लगने के बाद एक पौधे से दूसरे पौधे में जो ट्रांसफर होता है वो कीड़े के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो हम लोगों को वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को कीड़े का कंट्रोल करना है। उसकी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग या खाद का प्रयोग और पानी का प्रयोग कैसे करना है उसकी सलाह जरूर ले लें। विश्वविद्यालय में हम इससे भी संपर्क कर सकते हैं। पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बीमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है। इसलिए पपीते के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें, ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के संपर्क में न आए। 60 से 80% तक जमीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। यदि लंबे समय तक पपीते के पौधे को पानी न मिले तो पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, इसलिए समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। उसके बाद हर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के इंटरवल पे आप इंसेक्टिसाइड का पपीते के पौधे पे प्रयोग कीजिए, ताकि कीड़ा जो है वो मर जाए, वो आपके फील्ड को नुकसान न पहुंचा सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
किसान की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में अरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। लेमन ग्रास भी एक ऐसी ही फसल है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे की खेती बनती जा रही है। लेमन ग्रास की खूबी यह है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में लगाया जा सकता है। चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गोटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसके जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीमेप लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, और हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं, चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में करीब 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हजार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं, उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो
एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास किसान भाइयों, इस समय राज्य में गर्मी अपने चरम पर है और राज्य के कई जिलों में तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ऐसे में मानव तो जैसे तैसे इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो पशु लू लगने के कारण मर भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे करें गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल से। किसान भाइयों, आप मई से आप जून के लास्ट तक आपके जानवरों में को लू से बचाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान जाता है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि तापमान 42-44 डिग्री के आसपास बढ़ जा रहा है। तो इस तापमान में आपके जानवरों को लू लगने की संभावना है। आज के परिवेश में जानवरों में लू लगना एक आम समस्या हो गई है और आजकल जैसे वातावरण तेज़ी से गर्म हो रहा है, इसमें पशुओं को लू बड़ी तेज़ी से लगता है। इसके पहचानने के मुख्य लक्षण हैं कि जानवर खाना कम कर देती है, तापमान बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो जानवर का सांस धीरे धीरे कम होने लगता है और अचानक आपकी पशु आपकी लापरवाही से मर जाती है। अधिक गर्म समय में लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, हाफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक का लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। लू से ग्रस्त पशु सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है।
शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाड़ी गति तेज हो जाती है। पशुपालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। तो इस समय में हमको हर वो उपाय करनी है अपने जानवरों को लू से बचाने के लिए, जिसमें कि हम अपने जानवरों को लू लगने ना दें। इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती है। एक है आवास प्रबंधन। आप हमेशा ये कोशिश करें कि अगर आपकी जानवर एक सघन विधि में पाली जा रही है, कम जगह में अगर पाली जा रही है, तो उसके डिस्टेंस को कम करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कि उसके आवास में लगातार हवा का फ्लो बना रहे, वेंटिलेशन पूरा रहे। आवास प्रबंधन में आप हमको ध्यान देना है कि आप कम से कम गर्मी के दिनों में अपने जानवरों को 2 बार जरूर नहलाएं, जिससे कि उसके शरीर का तापमान कम होगा। उसके अलावा आप अगर ऐसी सुविधा है तो अपने फार्म में फॉगर का इस्तेमाल करें। पानी का छिड़काव ऑटोमेटिक कई ऐसे फार्म हैं जहाँ किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर के तापमान को कम किया जाता है, तो आप फॉगर का इस्तेमाल करें। दूसरा, आहार के प्रबंधन से भी आपको आप लू लगने की मात्रा को कम कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप पानी के साथ साथ चीनी, भुनी हुई जौ और नमक का अगर घोल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करते हैं तब भी आप लू से बच सकते हैं। तापमान अधिक होने पर पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। बचाव के लिए पशु आवास को इस प्रकार बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो, ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले। ध्यान रहे कि शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठंडे स्थान पर बांधें तथा माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधें, जिससे पशुओं को तुरंत आराम मिले। आप कोशिश करें कि जानवरों को लगातार कड़े धूप में चरने न जाने दें। कोशिश करें कि जैसे ही रात शाम होती है और हवा ठंडी हो जाती है, तो आप अपने पशुओं को बाड़े से, जो उसका घर है वहाँ से निकाल करके खुली जगह में बांधें, जहाँ पर कि उसको तापमान में कमी मिले। और अगर ऐसी व्यवस्था है, आपके पास जगह है, तो रात भर आप पशु को खुली जगह पर रख सकते हैं। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में पशुओं को अंदर बांधकर रखें। लू की लपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। पशुओं को इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोल कर दें। अगर तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जल, पहले से रखे हुए गर्म जल को नहीं देना है। हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपको शुद्ध और स्वच्छ जल का आप उसका सेवन कराएं। तो हमको हर वो सब प्रयास करना है जिससे कि आप पशुओं को 37 डिग्री के आसपास के तापमान में आप मेंटेन करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला भागलपुर के जगदीश रंजन ने। आपने टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें
भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रोनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।